Hello students, welcome again on Nimbus Learning Pod by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. स्वागत है सर आज की क्लास में आप सभी लोगों का. A very good afternoon to all of you. सभी लोगों को मेरी तरफ से very good afternoon. तो आइए सर आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट जो देखने में तो बड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, बट पढ़ने में उतना ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने अभी तक उस तरह से पढ़ा नहीं. तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट नए जोश और जुनून के साथ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था. ठीक है, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जितने लोग भी सुनुक, अरविंद, शोभित, सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून. आइए तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर इंडियन इकोनॉमी. हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थ व्यवस्था. ठीक है, आइए अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल लोकेश मोटिवेशनल करेंगे. थोड़ा सा पहले मैं ये करा दूं, उसके बाद एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे. तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अपने को कवर करने हैं, जो अपने को पढ़ने हैं और जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार हम उनको देखेंगे. क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले दो चीजें मस्ट होती हैं. एक तो उस एग्जाम का सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चंस. तो ये दोनों चीजें जब हम कर लेंगे तो पता चलेगा कि हमें किस अप्रोच में जाना है. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. ठीक है, इसका सिलेबस बहुत कंसाइज है, मतलब छोटा है लेकिन है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव. तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है. पहला टॉपिक है इकोनॉमी एज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का परिचय करेंगे हम लोग. फिर दूसरे पॉइंट में हम आएंगे, इसमें हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन, वर्सेस नीति आयोग की बात करेंगे. मतलब योजना आयोग और नीति आयोग के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस के बारे में कि क्यों प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया. फिर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पर, वो है 5-year प्लान. 5-year प्लान, इसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना. ठीक है, पंचवर्षीय, जो अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं, तो उन 12 5-year प्लान्स की बात करेंगे हम लोग. फिर फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे आगे, वो है फिस्कल पॉलिसी. मतलब इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति. ठीक है, क्या पढ़ेंगे अभी मैं इसके बाद बताऊंगा. फिर 5 में हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति. ठीक है, फिर हम लोग 6 में पढ़ेंगे बैंकिंग
डेवलपमेंट, बैंकिंग डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं बैंकिंग विकास। ठीक है, फिर 7th में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6, 7, 8 में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी के प्रकार एग्जाम में पूछा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट 9 में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी, गरीबी के बारे में। ठीक है, गरीबी रेखा कौन कौन सी कमेटी बनी थी और गरीबी के टाइप्स। 10 में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, महत्वपूर्ण क्रांतियां कौन कौन सी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्रांति, इससे एग्जाम में पूछा है। फिर 11th में हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पीआई, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इसके ये थ्योरी ऑफ डिमांड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मांग का सिद्धांत, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, बाजार के प्रकार, ठीक है, ये हम करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस में करेंगे इम्पोर्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड रेटिंग एजेंसी, महत्वपूर्ण विदेशी संस्थाएं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने को कभी ये हम लोग को करना है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ और मिसलेनियस पॉइंट्स हैं वो मैं इसी में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आइए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। अब यहां से क्या क्या पढ़ना है और किस तरह के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, आइए एक बार उनको हम लोग समझते हैं। रवि मेरे लाल, मैंने बोला था मैं ट्यूसडे को सेंड करूंगा, ठीक है, तो ट्यूसडे को भेज दूंगा, डोंट वरी। ट्यूसडे बोला था मैंने ना, लोकेश को मालूम है, सभी लोगों को बता रहा हूं, ट्यूसडे को मैं सबको भेज दूंगा जो भी है, ठीक है। सिर्फ वो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आइए, अब आज हम लोग इसकी बात करें, जो बीत गई वो बात गई, वो मुझे ध्यान में है, मुझे ही करना है तो मैं कर लूंगा, ठीक है। आइए,
तो इंडियन इकोनॉमी आप देखेंगे, जैसे ही नाम सुनते हैं हम लोग डर जाते हैं इसका कि बाप रे बाप इकोनॉमिक्स पता नहीं क्या है सब्जेक्ट, अपन लोग टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, यहाँ कहना है जस्ट चिल चिल चिल, मतलब एकदम आराम से कूल होके मेरे सामने चुपचाप आप बैठे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए और फिर आनंद लेते रहिए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके लिए तैयार होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें अपने को क्या पढ़ना है? तो इसमें हम लोग 4 बातें पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम्स में पूछे गए। पहला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? पहला, तो वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद अभी इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी से निकाल के लोअर मिडिल इनकम वाली लिस्ट में शामिल कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। उसका मतलब क्या है? तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग 4 बातें पढ़ेंगे। पहला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी क्या होता है। फिर हम इसी में पढ़ेंगे रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के सुधार, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया था। इसी समय आप देखेंगे 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से? तो आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मार्केटाइजेशन या लिबरलाइजेशन, ये 3 नए कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि लोअर इनकम ग्रुप में और अपर इनकम ग्रुप में इंडिया को क्यों शामिल किया गया, ये हम पढ़ेंगे। तो अब तक हम सारी चीजें इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन पर और नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन 1950 में हुआ था, 15 मार्च 1950 को, और इसको डिसॉल्व कर दिया गया 2015 में। 2015 में एक नई संस्था फॉर्म हुई, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, हाँ, 2014 में डिसॉल्व किया गया, 2015 में नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया था, अगस्त 2014 में योजना आयोग। तो इसको डिसॉल्व करके इसको क्यों फॉर्म किया गया? तो दोनों के फंक्शंस और दोनों के जो ये इनके जो कौन कौन इसमें मेंबर है, चेयरमैन कौन है, ठीक है, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक टॉपिक इसमें बजट भी है ना, एक टॉपिक इसमें एक टॉपिक अपन इसमें बजट भी करेंगे। बजट एक टॉपिक ये भी है, बजट। ठीक है, आइए, तो यहां पर आप देखेंगे कि तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। यहां पर हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के रिगार्डिंग। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 5 ईयर प्लान पर। अभी रिसेंटली सभी एग्जाम्स में 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 ईयर प्लान का मतलब कि अभी तक 12 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हो चुके हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था 1951 में, और अभी रिसेंट जो था 2017 में खत्म हुआ है। ठीक है, 12 से 17। तो ये 5 ईयर प्लान में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, 5 ईयर प्लान का थीम क्या था, उसके बाद उसका टेन्योर क्या था, उसके बाद उसका टारगेट ग्रोथ रेट क्या था, अचीवमेंट क्या था, और उसके अंदर अगर कोई स्कीम शुरू की गई तो स्कीम क्या थी। ये 4 तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे 5 ईयर प्लान से पूछे गए, जिन पर हम फोकस करेंगे और उसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, मतलब राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किन किन सोर्सेस से रेवेन्यू जनरेट करती है और फिर उनको कहां कहां खर्च करती है। तो रेवेन्यू जनरेट करने में टैक्स इंपॉर्टेंट रोल है। भारत में कौन कौन से टैक्सेस हैं,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स कौन से हैं, और किन किन मोड्स पे एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। उसके बाद भारत में कौन सा टैक्स सिस्टम इंप्लीमेंट है, किन टैक्सेस को खत्म करके वन टैक्स सिस्टम जीएसटी शुरू किया गया। फिर जीएसटी के बारे में सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस फिजिकल पॉलिसी में राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, संदेह अभी चुपचाप सुन लो, सब समझ में आ जाएगा। पढ़ने के बाद तुम खुद कहोगे कि सर मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी बस तुम चुपचाप सुनो। उसके बाद हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पे आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मौद्रिक वर्ड बना है मनी से, मतलब मनी की फ्लोटिंग मार्केट में कैसे होती है, और कम होती है और ज्यादा होती है तो उसका इफेक्ट हमें इकोनॉमी पर क्या देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप देखेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे हम पढ़ेंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी में। एग्जाम में पूछा भी है इसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, रिसेशन, डीमोनेटाइजेशन, ये सारी चीजें हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे, ये जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत अपने को पढ़ना है। अभी मैं सिंपली डिफाइन कर रहा हूं कि इसमें क्या पढ़ना है, समझाया नहीं है, इसलिए दिल पर लोड नहीं लेना है, जोर जोर से दिल धड़कने लगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी में फिर आता है बैंकिंग डेवलपमेंट, बैंकिंग विकास। बैंकिंग विकास से कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछा है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया, उसके बाद फर्स्ट कमर्शियल बैंक, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक कब स्टैब्लिश की गई, भारत में पहला बैंक स्थापित कब हुआ, भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है, कंप्लीट पहला भारतीय बैंक कौन सा है, पहले चरण में फर्स्ट फेज में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया, उस समय, इस समय अभी वर्तमान में कितने बैंक्स हैं, अभी रिसेंटली कुछ बैंकों का मर्जर हुआ है, किसमें हुआ है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स, आरबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें बैंकिंग डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। मतलब आप देखेंगे 1770 से लेके और टिल नाउ, मतलब 2020-21 तक जो बैंकिंग डेवलपमेंट्स है वो अलग अलग फेजेस में हम लोग समझेंगे कि कब कब बैंकिंग सेवा में क्या क्या विस्तार हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। क्लियर। उसके बाद फिर हम आएंगे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान हैं अपने देश के, तो उनका हेडक्वार्टर और एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा है जिनको अपने को आना चाहिए। जैसे सिडबी, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलआईसी, जीआईसी, ट्राई, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है, यूडीबी, यूबीआई, ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं, सेबी, जिनके हेडक्वार्टर और एस्टैब्लिशमेंट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उनको अपने को पढ़ना है और समझना है। फैक्ट्स हैं जो अपन लिखेंगे और उनको समझेंगे कि ये क्या क्या काम करती है, इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। आइए, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, ये एग्जाम में पूछा है। जैसे एग्जाम में पूछा है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, तो सबसे पहले बेरोजगारी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद बेरोजगारी के टाइप्स को समझेंगे कि कितने कितने टाइप्स के बेरोजगारी होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारे हम पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें बेरोजगारी के प्रकार के बारे में इनको हम लोग समझना है। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी के कारण क्या है, गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं, और गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर का क्या मतलब है। एक लकड़वाला कमेटी और एक तेंदुलकर कमेटी आई थी, उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या रिकमेंड किया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है।
उसके बाद इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन, महत्वपूर्ण क्रांतियां एग्जाम में पूछा है, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ऐसे कुछ 10-12 प्रकार के रेवोल्यूशंस हैं। वो उनका रिलेशन किस फील्ड से है और उनके फादर पापा कौन थे, इनके बारे में पूछा है। जैसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, डेट भी पूछा है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो इन रेवोल्यूशंस के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनका संबंध किससे है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे इस पर, ये कुछ आप देखेंगे इकोनॉमिक टर्म्स है, इकोनॉमिक्स के टर्म है, जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, पीआई पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम किसी देश का जीडीपी निकालते हैं। अभी जैसे चल रहा है कि जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ होए तो वो क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है और पर कैपिटा इनकम क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग समझेंगे यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे बजट। बजट एक प्रेम कथा। बजट का मतलब क्या होता है, पहली बार भारत में बजट कब पेश किया गया था, फादर ऑफ इंडियन बजट किसे कहते हैं, बजट के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है, बजट कब पेश किया जाता है, ठीक है। बजट कितने प्रकार का होता है, स्वतंत्रता आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने बजट पेश किया, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आनंद। थोड़ा सा सेंसेक्स सेबी के बारे में, सेंसेक्स कहाँ की एजेंसी को जो एक्सचेंज है उनको क्या क्या नाम दिया है, फिर बुल और बियर का मतलब क्या होता है शेयर में, उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझ लेंगे। वो एग्जाम में आता है इतना ही, बुल और बियर पूछा है, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। वॉरेन बफेट बन जाएंगे मेरे लाल लोकेश, वॉरेन बफेट नहीं बनाऊंगा, बस जेईएन बनने के लायक पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये तुम कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हो या कमेंट कर रहे हो तुम लोकेश, ये क्या है, हैं? नहीं तो ये कॉम्प्लीमेंट आगे से देने लगे, अभी पढ़ा नहीं या कॉम्प्लीमेंट देने लगे, वेरी गुड। चलिए देखिए इधर, तो रिवॉल्यूशन, बजट के बारे में जो मैंने बताया वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमी के कुछ ट्रेडिशनल पोर्शंस हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल जो एग्जाम में पूछता है, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत क्या है, मांग बारो सजना, तो मांग कैसे निर्धारित होती है, और मांग एक एग्जाम में पूछा है कि जो डिमांड कर्व है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, ऋणात्मक क्यों होती है, मांग डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, ये एग्जाम में पूछे गए, तो ये हम थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए एग्जाम में, जैसे पूछा है कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रही हो और डिमांड स्टेबल हो तो वो किस तरह की इलास्टिसिटी है, अब डिमांड बढ़ रही हो और प्राइस भी उसके कांस्टेंट बढ़ रही हो तो वो किस तरह की इलास्टिसिटी है, ठीक है। प्राइस कम हो रही हो और डिमांड बढ़ रही हो तो वो कौन सी इलास्टिसिटी है, ठीक है। उसके बाद इनके इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो पहले 2017-2018 से पहले पूछे जाते थे, अभी तो कम कर दिया, तो वो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार, जैसे मोनोपोली मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, ड्यूओपोली है, ओलिगोपोली है, ये किस तरह के मार्केट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट में समझेंगे। उसके बाद कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेटिंग जारी करते हैं, अलग अलग तरह की रैंकिंग जारी करते हैं, तो कौन कौन सी है, जैसे आप देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसके बाद ये हैप्पीनेस इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स है, ऐसे कई सारे अलग अलग इंडेक्स जारी करने वाली संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी संस्था है वो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। इसके साथ और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स होंगे बीच बीच में, वो मैं बताते रहूंगा और उन टॉपिक्स को भी अपन कवर करते रहेंगे। क्लियर, समझ में आई बात, यहां तक समझ में आ गई बात क्या?
अरे हाँ या ना? क्लियर? थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात भाई साहब इन टॉपिक्स की। तो अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आगे शुरू करूंगा इनका क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है। ठीक है, तो इनका आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो आप फटाफट ले लें। ठीक है, क्योंकि अब अपन शुरू करेंगे क्लास। लेना चाह रहे हैं नहीं क्या भाई? लेना चाह रहे हो या नहीं? हो गया? नेक्स्ट 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 हो गया? नेक्स्ट 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 हो गया? हो गया भाई? यार वॉल्यूम तो इसमें कम नहीं होता है, ये तो इतना ही है। एक्स्ट्रा थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए सर। सर फर्स्ट स्लाइड लो, ये फर्स्ट स्लाइड हो गया? हो गया जी? क्लियर हो गया? डिवाइस से कम करो। अरे डिवाइस में नहीं है यार, डिवाइस में नहीं है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, हाउ मेनी क्लासेस इट विल बी टेकन? आनंदपुरम ऑलमोस्ट 9 to 10 to 12 हो सकती है। ठीक है, 10 से 12 क्लासेस लगेंगी इसमें इकोनॉमी में। संदेव क्या कह रहे हैं यार? इकोनॉमी क्या लिखे? सर कितने पेज में कंप्लीट हो जाएगी? अब पेज में कैसे बता दूं? ये तो लिखने के बाद पता चलेगा। मेरे पास देखो ये क्या यार, तुम लोग भी ना। सर अदर क्लास की आवाज आ रही है। अच्छा, अदर क्लास की आवाज आ रही है, ओके, इसलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले मैं इसको मिटा दूं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोटेशंस के साथ। ठीक है सर, पेज ही डिलीट कर दो। कर दिया। मैं भी, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, फिर पेज डिलीट करने की ये हाथ से मैं मिटा रहा था। आइए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशंस के साथ आज की क्लास। कहते हैं जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, क्या बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होती।
बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती। ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। ठीक है, ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। तो ऐसे ही अपने को उस दिए की तरह जलाना है जो अपने उजाले से दूसरों को भी उजाला कर दे, भले ही उसके तले अंधेरा हो। यह ऐसा ही जीवन होना चाहिए और ऐसे ही सोच होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी एट ए गैलेंस। सबसे पहला आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये है बॉस यूएस में, यूएस, ये है रसिया में और ये है सर अपने यहां इंडिया में। ठीक है, ये तीन कंट्रीज को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आइए अब इनको हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहला इंडिविजुअल अटेंशन, निजी हित, उसके बाद इंडिविजुअल प्रॉफिट, निजी लाभ, निजी लाभ और उसके बाद इंडिविजुअल मैनेजमेंट, निजी प्रबंधन, उसके बाद मोर एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक शोषण, अत्यधिक शोषण और फिर इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, संसाधनों पर निजी नियंत्रण, संसाधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, ये है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आइए सोशलिस्ट। इंडिविजुअल अटेंशन की जगह अटेंशन फॉर ऑल,
अटेंशन फॉर ऑल, सबका हित। उसके बाद इंडिविजुअल प्रॉफिट की जगह वेलफेयर फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल, सबका कल्याण करने की बात होती है यहां पर। उसके बाद यहां पर करें इंडिविजुअल मैनेजमेंट, यहां पर होता है पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, मतलब सबकी भागीदारी, किसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। उसके बाद मोर एक्सप्लोइटेशन, ये कहता है डेवलपमेंट फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल, मतलब सबका विकास, सबके विकास की बात करता है, बॉटम टू टॉप। उसके बाद इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, तो यहां पर होता है स्टेट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। संसाधन मतलब जमीन, हवा, पानी, बिजली, खनिज, संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट में क्या होता है जी यहां पर? तो यहां पर डेवलपमेंट मॉडल, कहां से? तो टू कैपिटलिस्ट और वेलफेयर मॉडल कहां से लिया? तो टू सोशलिस्ट, मतलब विकास का मॉडल लिया कैपिटलिस्टों से और समाज कल्याण का मॉडल लिया सोशलिस्टों से, और बना दिया मिक्स खिचड़ी। ठीक है, ठीक है। क्या पूछा था संदेह? पूछते हैं वो बताते ही नहीं है। संदेह क्या पूछा है तुमने? क्या पूछा है? कह रहे हो कि पूछते हैं बताते नहीं है। मतलब यार तुम लोग मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो कि अभी मैं इधर लिख रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, मिश्रित में दूसरा क्या सर? पहले ये बताओ ये क्या पूछा? गुस्सा करते हैं, पूछते हैं। इंपॉर्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट क्या है? इंपॉर्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में WHO, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में, इनका फाउंडेशन ईयर और इनका हेडक्वार्टर कहां है वो करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या करना है संदेह? भाई मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या अभी मैं जब सामने आऊं देखने लगूं तो मुझसे पूछो कि सर ये बातें हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, तुम लोग पूछ रहे हो, अब फिर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो कि सर तो देखते नहीं और पूछते हैं तो गुस्सा करते हैं। क्या पूछना है भाई? पूछो, अभी पूछो। इस तरह के कमेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम लोग इस तरह की बातें लिखो कि पूछते हैं तो गुस्सा करते हैं। ऐसे यार गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है कि तुम कोई चीज पूछोगे और मैं नहीं बताऊं और फिर मैं गुस्सा करूं तुमसे। अभी मैंने समझाया नहीं है, लिखा है सिर्फ। अभी मैं आऊंगा समझाने तो इसको दोबारा से मैं रिपीट करूंगा। पहले जो क्या पूछ रहे थे वो पूछ लो। नहीं, मेरे लिए नहीं था तो किसके लिए था? तुम लोग फिर क्लास में किसी और की बात क्यों करते हो? एक बात जान लेना, जब तुम गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो अपने पार्क में या सिनेमा हॉल में कहीं भी, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ होता है? सिर्फ उस पर होता है ना कि घर वालों के बारे में सोचते हो, मम्मी के बारे में, पापा के बारे में या किसी और दोस्त के बारे में सोचते हो क्या? नहीं। तो ऐसे ही आज और अभी ये 2 घंटे मुझे दे दे कालिया, ये 2 घंटे किसी और का नहीं है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ तुम। समझ में आ रही बात?
तो ये सिर्फ 2 घंटे मेरे लिए है और उस टाइम में सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, मुझे देखना है, मुझे महसूस करना है और मुझे ही अपने आगोश में समझना है। ठीक है? इसके अलावा न किसी और की बात, न दोस्त की, न दूसरे क्लास की बात, न किसी और की बात, इवन जो खासम खास है उनकी बात भी नहीं। अगर उनका भी फोन आता है तो बोल देना कि अभी दूसरे वाली गर्लफ्रेंड से बिजी हूं मैं। ठीक है? इसलिए कोई बात नहीं होनी चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहे हो संदेह, इसका मतलब होता है मांग की लोच, मतलब मांग में कितना लोच है, मतलब कि जितनी मांग हुई उसके अकॉर्डिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आया, कितना मांग बढ़ा तो कितनी प्राइस बढ़ी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए हम मांग की लोच पढ़ते हैं। अभी आएंगे उस पर, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा मैं, बीच में इंटरप्ट मत करो मेरे लाल। अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उस टॉपिक पर फोकस करो और उसको समझो। सारे टॉपिक्स कवर होंगे टाइम से और बढ़िया से आप निश्चिंत रहें। ठीक है? आइए अब हम लोग, कई सारे लोग पूछ रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब क्योंकि स्पेस कम था तो मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। ये लिखा है मैंने डेवलपमेंट, विकास का मॉडल। विकास का मॉडल हमने लिया कहां से? तो पूंजीवादियों से। और वेलफेयर का मतलब समाज कल्याण। समाज कल्याण का मॉडल हमने कहां से लिया? तो ये लिया हमने सोशलिस्ट, मतलब समाजवादियों से। ठीक है? क्लियर हुआ? अब हो गया ना ये बात समझ में? नहीं क्या लिख रहे हो संदेह? सर मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चन लगाए, उसमें भी कुछ चीज नहीं मिली मुझे। क्या नहीं मिली संदेह? संदेह क्या नहीं मिली? अच्छा, कुछ क्वेश्चन नहीं लगे तो उस चक्कर में क्यों परेशान होते हैं कि कुछ क्वेश्चन नहीं लगे? सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, भाई अलग अलग चीजें होती है, कुछ क्वेश्चन नहीं लगेंगे, बट उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है? मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। कई सारे क्वेश्चन बहुत मिसलेनियस होते हैं, वो तुम्ही से नहीं, टीचर्स को भी नहीं आते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। 60-70% अपन कर रहे हैं बस। ठीक है? तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर हुआ ना? हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। डेली लाइव क्लास लेते हो तो कोई दिक्कत आ रही है तुमको? ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप करो, फोन करो, फोन करके पूछो कि सर ये क्या था, इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको समझा दूंगा। डोंट वरी, मैं एनी टाइम आपके साथ हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ना है। पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है तो 24/7 मैं आपके साथ हूं। ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेनी है। आइए अब यहां पर आप देखेंगे कि मैंने ये यहां पर लिखे। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं कि ये डेवलपमेंट क्या है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एग्जाम में पूछा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स मीन्स, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स मीन्स समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स मीन्स मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। ठीक है भाई? विजयनगर किंगडम से बहुत, साउथ इंडिया से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही कम, मतलब रेयर कहीं पूछ लिया तो वहां पर डायनेस्टी, रूलर का नाम और तो वो मैं अभी जो तुम लोगों को फैक्ट दूंगा ना तो उसमें दे दूंगा कि साउथ इंडिया के जैसे पांड्य, चेर, बैमनी, इनके फाउंडर कौन थे और इनकी राजधानी क्या है, और 2-4 वहां के स्कॉलर है उनके नाम, तो सारे फैक्ट्स में दे दूंगा। वो बहुत रेयर एंड रेयर पूछता है, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें साउथ इंडिया पूछता है। अपने एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा है, वो संगम वंश का, वो सिर्फ हमें
बहकाने के लिए होता है, एक आध दो क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो उस पर एक क्वेश्चन के चक्कर में हमें 4 बुक नहीं पढ़नी है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया? आइए, तो अब हम लोग यहां बात करते हैं इनके बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जिसमें ये तीनों टाइप्स क्या क्या कहते हैं। तो पहला टाइप है बॉस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब ये 3 तरह की इकोनॉमी है जो हमने पढ़ना है और समझना है। तो पहली जो इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये है यूएस में, मतलब अमेरिका में इस तरह की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये रसिया में एग्जिस्ट करती है। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया भारत में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे दोबारा पूछिएगा, लेकिन समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको समझना ही है। ये चीजें आपको और भी जगह मिलेंगी पढ़नी, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड है कि समझ में नहीं आता। मैंने इजीएस्ट अप्रोच में बताने की कोशिश करी है ताकि आप इसको समझ सकें। क्लियर? आइए देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। अब ये जो कैपिटलिस्ट है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है बॉस। एक तो है कैपिटल और दूसरा इस्ट, मतलब पूंजी और वाद, ठीक है। 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है पूंजी और दूसरा वाद। पूंजी का मतलब पैसा, धन, और वाद का मतलब ग्रुप। ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके पास मोर एंड मोर मनी है, मतलब खूब सारा धन है, खूब सारा पैसा है। तो जब ऐसे लोगों का ग्रुप किसी देश में एग्जिस्ट करता है और वहां पर एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर उनकी डोमिनेंसी, मतलब उनका प्रभुत्व चलता है। और वहां पर हमें कुछ इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या देखने को मिलते हैं जी? तो पहला इंडिविजुअल अटेंशन, मतलब निजी हित। यहां पर आप देखेंगे जब किसी भी कंट्री में वहां की इकोनॉमी कैपिटलिस्टों से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब पूंजीवादियों से प्रभावित होती है, क्योंकि पूंजीवादी बहुत सारे हैं पैसे वाले कैपिटलिस्ट, और वही इन्वेस्ट करते हैं, वही कंपनीज खोलते हैं, वही प्लान फॉर्मेशन में भी गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते हैं। तो वहां पर हमें कुछ इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला, इंडिविजुअल अटेंशन, निजी हित। कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला हमेशा अपने हित के बारे में सोचता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसका अपना हित होता है, उसके बाद ही किसी और चीज के बारे में सोचता है। तो अगर कहीं भी उसका हित प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो वो वहां से तुरंत बाइकआउट हो जाता है, वहां से निकल जाता है, ठीक है। तो पहला उसका इंटेंशन होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, निजी हित, इंडिविजुअल अटेंशन। आपने देखा होगा वो कॉर्पोरेट मूवी, उसमें कंपनी पर एक ब्लेम लग जाती है, तो कंपनी उसी अपने ही एक एम्प्लॉय पर सारा ऑब्लिगेशन लगा के उसको जेल भिजवा देती है। मतलब अपना इंटरेस्ट किसी भी कंडीशन में इफेक्ट नहीं होने देती है, किसी एक पर लगा के उसको जेल भिजवा के वो सारा ब्लेम ले लेती है। तो यहाँ पर ये लोग भी सबसे पहला इनकी प्रायोरिटी होती है इनका इंटरेस्ट, वो किसी भी कंडीशन में प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये पहली प्रायोरिटी होती है इन कैपिटलिस्टों की। दूसरा, इंडिविजुअल प्रॉफिट, अत्यधिक मुनाफा या निजी लाभ। भाई किसी भी कंडीशन में ये अपना लाभ पहले सोचते हैं, उसके बाद ही बात की बात है। मतलब किसी भी कंडीशन में कोई भी कंपनी वाला कभी भी लॉस का ट्रेड नहीं करता या लॉस का बिजनेस नहीं करता। जहां भी उसको लगता है कि यहाँ घाटा हो रहा है, तुरंत कंपनी को शट डाउन कर देता है, 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ाता। और अगर प्रॉफिट है तो उसको कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा उसका मोटिव होता है इंडिविजुअल प्रॉफिट का, निजी मुनाफे का। निजी मुनाफा है, कंपनी चल रही है, निजी मुनाफा घटने लगा, कम होने लगा या खत्म हो गया, कंपनी बंद। तो पहली प्रायोरिटी उसकी निजी मुनाफे की होती है। आइए दूसरा क्या है, इंडिविजुअल मैनेजमेंट,
निजी प्रबंधन, डायरेक्टर ऊपर है, उसके बाद सीईओ है, फिर हायरार्की बना हुआ है मैनेजमेंट का। आपको जब चाहे तब कंपनी रख सकती है और जब चाहे तब आपको निकाल सकती है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है भाई। आपने देखा आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हुई, अगले दिन में कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया, कुछ आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिए या इतना काम दे दिया कि आप परेशान हो गए साहब और खुद ही रिजाइन कर दे। तो यहाँ पर रखना मैनेजमेंट जो है ऊपर से नीचे तक एक आदमी के हाथ में होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार बंदे को रखता है और अपनी इच्छा अनुसार हटा देता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मैनेजमेंट होता है। दूसरा, मोर एक्सप्लॉयटेशन। अगर कंपनी आपको 20,000 रुपए की सैलरी दे रही है तो आपसे काम कराती है 40,000 की, तब आपको 20,000 सैलरी देती है, ठीक है। अगर किसी को 50,000 दे रही है तो 1 लाख का काम कराते हैं तो 50,000 देते हैं। किसी की 2 लाख सैलरी है तो 3-4 लाख का काम कराते हैं, फिर 2 लाख सैलरी देते हैं। उसके बाद संडे मंडे सारा दिन बिजी और 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कराते हैं, पूरा एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, मतलब सब चूस लेते हैं एकदम सब आम की तरह। तो मोर एंड मोर एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर करते हैं ये मजदूरों का, आप देखेंगे जो वर्कर्स हैं उनका, ठीक है, अत्यधिक शोषण। उसके बाद इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है, अपने हिसाब से इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और बाजार में बेचते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी इकोनॉमी में हमें देखने को मिले उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तब आप कहेंगे कि सर ये तो अपने यहाँ भी देखने को मिलता है, तो बिल्कुल मैं कहाँ मना कर रहा हूं, लेकिन अपन मिक्स में, वो अभी आगे बात करें। 8 घंटे पढ़ाते हैं लगातार, बिल्कुल गणेश, ठीक है, बट अमेरिकन कंपनीज में सबसे कम एक्सप्लॉयटेशन होता है। हाँ, अब होता है ना कम, क्योंकि कई सारे फैक्ट्री एक्ट बन गए, लेबर लॉज बन गए, जिसकी वजह से वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट तो करती है ना मेरे भाई, करती है कि नहीं? ठीक है, वो क्योंकि वहां पर लेबर लॉज और फैक्ट्री एक्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए वहां पर। बाकी कंट्रीज में आप देख लीजिए खूब एक्सप्लॉयटेशन होता है। और एमएनसीज कंपनीज में, सिर्फ एमएनसीज कंपनीज में वीकेंड में 2 दिन की छुट्टी होती है, ओनली फॉर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में। बाकी कंपनीज में 2 दिन की छुट्टी नहीं होती है, याद रखिएगा। दूसरा, आप ये कंपनियां 2 दिन की छुट्टी करके इन 5 दिनों में आपसे इतना काम निकाल लेती है जितना वो 2 दिन में नहीं निकाल सकती। ये सब दिमाग का खेल है भाई साहब, दिमाग का। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया जी? ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, ये हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब हम आते हैं सर सोशलिस्ट इकोनॉमी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आइए आप देखेंगे कि ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में कभी सनसेट नहीं होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड पर अंग्रेजों की डोमिनेंसी थी, मतलब पूरे विश्व पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था। मान लीजिए इंडिया में सनसेट हुआ तो उधर अमेरिका में सनराइज हुआ, वहां भी उन्हीं का रूल है। ऐसा मानते थे कि अंग्रेजों के जमाने में कभी सनसेट नहीं होता था। अब पूरे वर्ल्ड पर अंग्रेजों की डोमिनेंसी, और अंग्रेज कौन? कैपिटलिस्ट, यही थे ना भाई, ये सारे फीचर्स थे उनमें, कैपिटलिस्ट थे। अब कहते हैं किसी भी चीज का जब एक्सट्रीम लेवल होता है तो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन उभरता है। इंग्लैंड में ही एक इकोनॉमिक्स, एक थिंकर पैदा हुआ जिसका नाम था एंगल्स फ्रेडरिक। एंगल्स फ्रेडरिक ने पहली बार लेबर्स, मजदूरों के फेवर में एक बात कही। उसने कहा कि भाई कोई भी कंपनी 2 लोगों से मिलकर चलती है, एक तो कैपिटलिस्ट होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और दूसरा लेबर क्लास होता है जो अपना हार्डवर्क इनपुट करता है। फिर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो कंपनी चलती है, और जब कंपनी चलती है तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में दोनों का शेयर होना चाहिए। मतलब कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्ट जिसने किया है, जो ऑनर है उसका,
और जिसने अपना लेबर इनपुट किया है उसका इक्वली डिवाइड होना चाहिए प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक की जेब में जाता है। एक मजदूर बेचारा 20,000 में जॉब करता था तो 20,000 में ही जॉब कर रहा है। भले ही एक कंपनी से 4 कंपनियां खुल गई, वो पहले एम्बेसडर से आता था, BMW मर्सिडीज बेंज से आता है, और बेचारा एक मजदूर जिंदगी भर वही फटे पुराने कपड़े, वही साइकिल लेके 20 से 25,000 सैलरी, 30,000, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती। तो एंगल्स फ्रेडरिक ने कहा कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए दोनों में। और पहली बार किसी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री ने ये बात कही इंग्लैंड में कि समाज का ये जो वर्ग है इसको भी इक्वली प्रमोट करने की जरूरत है, इक्वली प्रॉफिट देने की जरूरत है। एंगल्स फ्रेडरिक इस बात को आगे बढ़ाता, तब तक बेचारा बीच में ही मर गया। मरने के बाद उसकी आवाज वहीं पर खत्म हो गई। आप देखेंगे ये व्यवस्था सिस्टम चलता रहा और कुछ सालों के बाद 20th सेंचुरी में एक ऐसा फिलोसोफर और एक सोशलिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। कहां था? जर्मनी में। उसने कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो, कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज के प्रोडक्ट में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अगर कैपिटलिस्ट कैपिटल लगाता है और कोई स्किल्ड मजदूर नहीं हो तो कभी भी वो प्रोडक्ट बना सकता है क्या? नहीं। और मजदूर अकेले हो तो भी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो मशीन और दूसरी टेक्नोलॉजी लगा सके। तो दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है तो प्रॉफिट भी इक्वली डिवाइड होना चाहिए। और उसी ने नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो। और आप देखेंगे कि उसने इस सोशलिज्म को आगे प्रमोट किया, पुशअप किया। पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड हो गई भाई साहब, इंडिया पूरे विश्व में। और आप देखेंगे इस तरह से उसने एक नए थॉट्स दिए। क्या? उसने कहा अटेंशन फॉर ऑल। यहां किसी एक व्यक्ति का हित नहीं है, बल्कि सबके हित, उस कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के हित समान है। कोई भी न कम है न ज्यादा है, तो सबके हित समान होने चाहिए। दूसरा, वेलफेयर फॉर ऑल। ये कह रहा है इंडिविजुअल प्रॉफिट, मतलब मुनाफा किसी एक की जेब में जाए। यहां का ना, किसी एक की जेब में जाएगा तो अमीर और अमीर होगा और गरीब और गरीब होगा। यहां का वेलफेयर फॉर ऑल, सबका समान रूप से समाज कल्याण हो, ताकि सबके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा एजुकेशन, सब कुछ हो। तभी हम एक वेलफेयर सोसाइटी की बात कर सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। फिर तो अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब हो जाएगा, और ये कभी भी एक कल्याणकारी समाज नहीं बन सकता। तो उसने कहा वेलफेयर फॉर ऑल। ये दूसरे पॉइंट में क्या कहा? ये कह रहे हैं इंडिविजुअल मैनेजमेंट, मतलब एक आदमी का मैनेजमेंट पर नियंत्रण हो। मान लीजिए आज मैं लोकेश से खुश नहीं हूं, आनंद से खुश नहीं हूं, आनंद को निकाल दो, कल टर्मिनेट कर दिया, कह दिया कि आप टाइम पर आते नहीं है, या आपने पिछली बार आपका रिकॉर्ड खराब रहा काम करने में, या काम में बहुत सारी गलतियां निकली, कुछ भी एक्सक्यूज देके आपको कंपनी से बाहर कर दिया। भाई साहब, एक आदमी का नियंत्रण है, जो मर्जी वो करेगा। यहां कहा ना, पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, सबका पार्टिसिपेशन होगा, हर तरह के लोगों का, एक आदमी का नियंत्रण में नहीं। आपका डायरेक्टर कौन, कोई और, सीईओ कोई और, सीनियर कोई और, सब कुछ, और कोई भी आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता। जैसे गवर्नमेंट जॉब, आज हम लोग प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट जॉब क्यों इतना लाइक करते हैं और मर रहे हैं इसके लिए? क्योंकि भाई साहब जितनी मेहनत है बस सिलेक्शन तक। एक बार सिलेक्शन हो गया तो कोई माय का लाल नहीं है जो हिला सके, एकदम चिल कर रहे हैं। क्या चिल करने का मतलब? प्राइवेट में तो डाटा नोट होता है, मतलब 10 बजे एंट्री होनी है तो 10 बजे थंब लगना चाहिए वो बायोमेट्रिक पे। अगर उससे लेट लगा तो सब सैलरी आएगी तो उसमें से कट हो जाएगा कि 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लेट आए। एक बात। दूसरा, अगर ज्यादा लेट आते हैं तो लव लेटर आ जाएगा ऊपर से कि जाइए, रोज लेट आते हैं, आप काम टाइम पर नहीं कर रहे। और यहाँ पर सरकारी में 10 बजे का टाइम है तो पहुंच रहे 11 बजे, और उसके बाद जाने का जब टाइम है तो वहां तो जाने का कोई टाइम ही नहीं होता। 5 बजे की जगह अगर असाइनमेंट कोई आ गया तो 8 बजे भी गए। और यहाँ पर
4-5 बजे घर जाना है तो साहब 3 बजे ही निकल गए क्या, तो मैडम वो थोड़ी साली की शादी है तो उसमें कुछ जाना है, सामान खरीदने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा 3 बजे 2 बजे ही निकल गए भाई साहब, नहाने का टाइम में जा रहे हैं। किसी दिन मान लो बारिश हो रही है, एकदम खुशनुमा माहौल बन रहा है, फोन कर दिया सुनो आज नहीं आएंगे ऑफिस, चिल कर रहे हैं, छुट्टी लगा दी। और उधर प्राइवेट में भाई साहब बारिश हो, तूफान आए, कुछ भी आए, जाना है तो जाना है, नहीं तो वहां से आ जाएगा कि सारे लोग आ गए और आपको बारिश हो रही है, ठीक है सर आ रहे हैं, सारा मोहब्बत जो है सब दूर हो जाता है। बारिश में भीगते भीगते लथपथ होकर पहुंचते हैं ऑफिस और टेंशन नहीं आती कि काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता, सरकारी नौकरी लग गई तो चिल करता ना। अभी देखा लॉकडाउन में तुम लोगों ने, सरकारी वाले चिल कर रहे थे, हर महीने की सैलरी आ रही है, चिल है, और प्राइवेट वाले काम भी कर रहे हैं, सैलरी भी काट ली उनकी आधी कि इतनी ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं, काम करना है तो करो नहीं तो जाओ। बेचारा पेट का मारा, मन का मारा उसी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है, आधी सैलरी में पूरा काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये यहाँ पर इंडिविजुअल मैनेजमेंट, यहाँ पर पार्टिसिपेशन फॉर ऑल होता है। उसके बाद ये कह रहा है मोर एंड मोर एक्सप्लोइटेशन, अत्यधिक शोषण, और यहाँ पर डेवलपमेंट फॉर ऑल। कैसे भाई? तो मोर एंड मोर एक्सप्लोइटेशन का मतलब आपकी जितनी क्षमता है उसको पूरा निचोड़ लेते हैं प्राइवेट वाले। शाम को 5 बजे तक काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आ गया इसको सॉल्व करके जाइए, जरूरत है। संडे को भी बुला लिया कि संडे को भी काम करना है, इंपॉर्टेंट अभी असाइनमेंट आ रहा है उसको आपको काम करना पड़ेगा। एकदम मतलब जितना ऐसा आप निचोड़ लेते हैं, सब चूसे हुए आम की तरह चूस लेते हैं, छोड़ते नहीं है कुछ। और यहाँ पर डेवलपमेंट फॉर ऑल, चिल, संडे छुट्टी आराम से, उसके अलावा और छुट्टी लेने का मन है वो भी ले लीजिए, बचा हुआ है। तो यहाँ सबके विकास की बात होती है, शोषण की बात नहीं होती है। यहाँ पर इंडिविजुअल कंट्रोल है, यहाँ पर स्टेट का कंट्रोल होता है, क्योंकि स्टेट सबके लिए है, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो, और सबके इक्वल वेलफेयर की बात करती है। तो यहाँ पर स्टेट का कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात आपके कानों से होती हुई आपके दिल तक पहुंच गई और दिमाग को एक हल्का सा एहसास दे रही है। सबको समझ में आ गई ये बात? नहीं आई? संदेह नहीं आई? संदेह नहीं आई आपको समझ में? दिल पे तो आपका यार संदेह तुम हंसा देते हो यार, ऐसे ऐसे बातें लिखते हो तुम, घंटी बजी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल। करप्शन इज मोर, बिल्कुल करप्शन है, ये इससे अपन इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? आइए अब हम बढ़ते हैं सर दूसरे सेगमेंट पर। ये हो गया सोशलिस्ट। अब हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पर, कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो मिक्स का मतलब मिक्स खेल रहे हैं भाई, मतलब मिक्स का मतलब खिचड़ी समझते हैं ना, यही है। जैसे अपन भी तो खिचड़ी ही है, अपन कौन से ओरिजिनल है मानते हो तुम लोग? हैं? खिचड़ी तो है, मैंने बताया था ना कि जो मूलतः इंडियन है वो साउथ इंडियन है, द्रविड़, और आर्यन जो है वो आए लंबी हाइट के, कान बड़े बड़े और गोरे थे, फिर द्रविड़ों को हराया और फिर यहीं पर बसे। और जितने फॉरेन इन्वेंशंस आए, इन्वेंशंस मतलब बाहरी आक्रमणकारी, वो सब आए तो थे लूटने यहाँ पर, लेकिन यही आके लुट गए। मतलब यहाँ जब धन संपदा लूटने के बाद इन्होंने कहा बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत हरियाली है, यहीं पर रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। और आप देखेंगे आए तो थे लूटने, यहीं आके खुद लूट गए और यहीं पर रह गए, और फिर यहीं पर मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए, और फिर आप देखेंगे यहीं पर। तो इसलिए हमारे देश में वेराइटी बहुत ज़्यादा है भाई साहब। आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरह के चेहरे, हाइट, लंबाई, कोई मोटा है तो बहुत मोटा है, कोई पतला है तो एकदम पतला है, कोई काला है तो बहुत काला है, कोई गोरा है तो बहुत गोरा है, कोई लंबा है तो बहुत लंबा है, कोई नाटा है तो बहुत नाटा है। ठीक है, तो एकदम मिक्स टाइप का है। आप चले जाओ
कोरिया में चले जाओ, जापान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, सब आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, सब एक जैसे, पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन रामू सामू है। और अपने यहाँ सब अलग अलग डिजाइन के, पता ही नहीं चलेगा आपको। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट में, सेंट्रल इंडिया, सब अलग अलग डिजाइन के। भाई ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि पूरे वर्ल्ड का लेके हम लोग चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का सब कुछ अपने देश में, मतलब कहीं भी कोई भी देश बचा नहीं जो इसलिए यहाँ पर वैवाहिक संबंध नहीं बनाए हो और उसके बाद कांड नहीं हुआ हो। ठीक है, आइए। तो मिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग स्टेबल नहीं रहता, भटकता रहता है भाई साहब, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहता है। तो यहाँ कैसे रुकता? अब देखिए क्या हुआ। अपन 1947 में आजाद हुए। आजादी के बाद कहा गया कि भाई अपने अपन कैसे डेवलपमेंट करें, क्योंकि अंग्रेज तो भाई साहब कुछ छोड़ के गए थे नहीं, खाली डब्बा खाली बोतल हिला रहे थे। अपन सारा यहाँ से लेके चले गए वो इंग्लैंड, अपन के पास कुछ नहीं था, ऐसे खाली डब्बा खाली बोतल लेके हिल रहे थे। तब कहा गया कि भाई विकास कैसे करें ताकि तेजी से डेवलपमेंट हो, क्योंकि उस समय 70% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, सब कुछ बर्बाद करके अंग्रेज गए यहां से। तो कहा गया कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक काम करो, कैपिटलिस्ट मॉडल अपना लो, बहुत बढ़िया है, इंस्टेंट डेवलपमेंट करेगा। तो फिर दूसरे जो लोग थे, फ्रीडम जो हमारे उस समय के लीडर, उन्होंने कहा कि यार बात तो वही हो जाएगी, पहले ये काम अंग्रेज कर रहे थे, अब हमारे ही लोग हमारे लोगों का कांड करेंगे, मतलब इससे अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब हो जाएगा। ना ना भाई, ये ठीक नहीं है अपने लिए, ये ठीक नहीं है, ये नहीं लेंगे। तब कहा कि एक काम करो, सोशलिस्ट इकोनॉमी अपना लेते हैं, वेलफेयर फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल और पार्टिसिपेशन फॉर ऑल की बात करता है। तब कहा कि यार ये डेवलपमेंट फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल की बात करता है, ये सब करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा ही नहीं है, खाली डब्बा खाली बोतल लेके घूम रहे हैं भाई, विकास कैसे करोगे सबका, इसके लिए पैसा चाहिए। तो कहा कि यार अपन तो इसके लायक भी नहीं है, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हैं सनम, जो किसी का नहीं होता है वो उसका होता है। क्या? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, दिमाग लगाओ, दिमाग, जुगाड़ समझते हैं ना, जुगाड़ लगा दिया भाई। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो ले लेते हैं यहां से, और जो वेलफेयर का मॉडल है वो ले लेते हैं यहां से, क्योंकि डेवलपमेंट का मॉडल इनसे बेहतर किसी का नहीं है और वेलफेयर का मॉडल इनसे बेहतर किसी का नहीं है, और दोनों को मिला के अपन ने बना दी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स दोनों का मिक्स हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी। किसकी? भारत की। इसीलिए भाई साहब अपन लोग किसी भी तरफ नहीं है, हम तुम्हारे हैं सनम है, मतलब मिक्स्ड। और ये आप देखेंगे वेलफेयर, कैपिटलिस्टों का ले लिया हमने डेवलपमेंट मॉडल और सोशलिस्टों से ले लिया वेलफेयर मॉडल और मिलाकर बना दिया मिक्स खिचड़ी अर्थव्यवस्था। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? क्या मैं उम्मीद करूं कि ये पूरा समझ में आ गया, तुम्हारे दिमाग में घुस गया, अब कोई टेंशन तो नहीं आ रही है? संदेह, कोई टेंशन तो नहीं हो रही है तुमको? अरे मेरे लाल सौरभ, क्या करोगे जान के, हम तुम्हारे यहाँ के हैं, जहां से तुम हो वहीं से हम हैं। ठीक है? ठीक है गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, ये तो गई बस मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आई होप कि ये तीनों तरह की इकोनॉमिक्स आप समझ गए होंगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगले टॉपिक की तरफ। ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स की। एक और टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के दूसरे टाइप्स कौन कौन से? एक तो है डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरा है
डेवलपिंग इकोनॉमी, इसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। और इसको बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, आइए इसका मतलब क्या है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारिक संरचना, दूसरा है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। उसके बाद लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी को कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम डेवलप्ड, ये हो गया आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, 100% कंप्लीट मतलब 100% पूरा है। पर कैपिटा इनकम 10 to 20 lakhs। इसकी बात करें डेवलपिंग इकोनॉमी की तो अनकंप्लीट, अंडर प्रोसेस अधूरी है, अनकंप्लीट। $40,000 to $50,000। ओहो। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवर 70 years, और यहाँ पर टिल 60 years। लाइफ स्टाइल लग्जरी, विलासितापूर्ण है। यहाँ पर ट्राई टू फुलफिल बेसिक नीड्स, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का प्रयास। एजुकेशन 99.9% और यहाँ पर 74%। आइए सर, इसको हम लोग समझते हैं। एक चीज और बना दूं पहले, उसके बाद है PPP, परचेजिंग पावर
कैपेसिटी, क्रय शक्ति, क्षमता के आधार पर क्या लोअर मिडिल इनकम कौन सी, ये है अपना इंडिया। ठीक है, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग समझते हैं कि सर इंडिया में भी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 है। नहीं लोकेश, अपन 60 तक हैं, 60 अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। विकसित देशों में एबव 70 है, अपन तो 60 तक ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की। क्योंकि भाई जीने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन है ही नहीं तो कैसे जिएंगे आप। अगर आप 60 साल से ऊपर जीना चाहते हैं तो आपको चाहिए बढ़िया खाना, बड़ी हेल्दी लाइफ, पीसफुल लाइफ, तब जाके आप जिएंगे। ठीक है, क्लियर। आइए अब इसको हम समझते हैं ये क्या है। जिम विम तो कितने लोग करते हैं भाई, जिम है। पहले तो खाना ढूंढ लो भाई, बढ़िया का खाना। यहाँ तो भाई साहब टाइम पास करते हैं, जैसे तैसे हम लोग पेट पालते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन का जवाब बताओ, अभी पूछो, यदि इसी पर बात आई तो बताओ, हम लोग भर पेट खाते हैं कि पेट भर खाते हैं, बताओ। भर पेट खाते हैं कि पेट भर खाते हैं? बताओ। भर पेट का मतलब होता है पेट भर का, भर पेट का मतलब होता है ठूस भोजनम चाप नींद्रम, और पेट भर का मतलब होता है जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना आपने डाइट लिया है। आइए अभी इसी पर आने वाले हैं इसी पर अभी, और इसके बाद जब इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? लोकेश मेरे लाल, मुझे नहीं आती है भोजपुरी। ठीक है, थोड़ी बहुत भी नहीं आती है, मैं कभी आती थी बट भूल गया हूं। ठीक है लोकेश, तुम बिहार से हो क्या? चलो इधर चलिए, देखिए इसको समझते हैं क्या है। अब अपन लोग बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। यही पढ़ा था ना जी अपन ने, कि भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। बचपन से पढ़ रहे हैं ना, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सब में पढ़ते पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, और अभी तक यही पढ़ते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पर हमें यह देखना है कि भाई हम लोग डेवलपिंग ही रहेंगे या डेवलप भी होंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज तक हम डेवलप नहीं हुए, तो क्या ये डिफरेंसेस क्या है डेवलप और डेवलपिंग में, कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कि ये क्या है।
तो किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग ये जानने के लिए कि वो देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि वो देश डेवलप है या डेवलपिंग है। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आधारिक संरचना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रोड्स, फ्लाईओवर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हॉस्पिटल, कॉलेज, ठीक है, स्कूल्स, ये सारी चीजें आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की औसत आय वहां पर क्या है। और इसके अलावा आप जीडीपी भी कह सकते हैं कि उस देश की जीडीपी क्या है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, एक आदमी के जीवित रहने की आयु कितनी है। उसके बाद लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, मनुष्य की जीवन शैली, वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे रहते हैं, खाते पीते हैं और क्या क्या चीजें यूज करते हैं। उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा, वहां के लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, शिक्षा का स्तर कितना है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि वो देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ठीक है। तो आइए हम ये जानने देखते हैं कि किनको हम किस किस कैटेगरी में, ठीक है, रखेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, ठीक है। तो जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये जो देश है विकसित देश है। तो यहां पर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर 100% कंप्लीट है। 100% मतलब 100%। इसका मतलब है अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डैम, फ्लाईओवर, सब कुछ, रोड्स, सब कुछ एकदम चकाचक। जैसे एग्जांपल बताता हूं, आप देखेंगे अगर कि मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड अमेरिका में काम करता था, न्यूयॉर्क में, और वो बीमार हो गया, तो तुमको बुलाया उसने मिलने के लिए कि यार अपने दोस्त से मिलने का मन करा, सारा टिकट विकट बना दिया तुम्हारा मिलने का। तुमने यहाँ से फ्लाइट ली दिल्ली से और सीधे न्यूयॉर्क उतरे। वहां पर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे तो पता ही नहीं चल रहा भाई साहब जाना किधर है। बाप रे बाप, 10-12 लेन से गाड़ियां आ रही है जा रही है, सीक्वेंस वाइज अलग अलग कलर की। जैसे तैसे आप टैक्सी में बैठे और एक हॉस्पिटल के पास गए, सड़क पर चल रहे हैं तो बहुत 6 लेन की सड़क है, एकदम 100-100, 200 के स्पीड में गाड़ियां चल रही है। हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर गेट पे उतरे तो देखा आपने कि बाप रे बाप ये हॉस्पिटल है कि 5 स्टार होटल है, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे एंटर की तो रिसेप्शन मिला, रिसेप्शन पर आपने पूछा कि भाई लोकेश कहाँ पर रहता है, तो पता चला 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे गए तो बड़ा सा कमरा, और बड़े से कमरे में एकदम खूबसूरत बढ़िया टीवी लगा है, वेंटिलेटर सब कुछ लगा है, और एकदम बढ़िया बेड पे लेट के आराम से फिल्म देख रहा है, मौत का फरिश्ता, कुत्ते की मौत। तो वो मिला और उससे कह रहे तुम तो बीमार थे, यहाँ होटल में रहो। भाई ये होटल नहीं है, ये है हॉस्पिटल। मतलब चारों तरफ एकदम क्लीन, सब कुछ हाई फाई फैसिलिटी, सारी व्यवस्था एकदम चकाचक, एकदम बढ़िया, ठीक है। ये है अमेरिका के हॉस्पिटल्स, जहां पर आपको एक भी गंदगी नहीं मिलेगी, एकदम साफ सुथरा, क्लीन, प्रॉपर कॉरिडोर, बड़े बड़े कमरे, एक बेड, सारी व्यवस्था प्रॉपर आपको मिलेगी, ठीक है। अब आए वहां से, तब तक पापा का फोन है कि काम करो दिल्ली आ जाओ जल्दी। वहां पर इसमें राम मनोहर लोहिया में वो तुम्हारे ताऊ जी बीमार हो गए, वहां पर उनसे मिलना है। फ्लाइट से उतरे, उतरने के बाद वो वहां उतरे तो वहां पर बस नहीं मिली, ऑटो मिली, टूटी फूटी सी। ऑटो में ढकेल ढकेल के जैसे तैसे पहुंचाया राम मनोहर लोहिया। जैसे गेट पर उतर रहे थे तब तक बगल से एक बाइक वाला गया और पानी गिरा हुआ था, मारा, फिर से बस पूरा कपड़ा खराब हो गया। उसके बाद जैसे तैसे सही हुए तो अंदर घुस रहे हो तो देख रहे हो कि गेट पर ही, सफदरजंग के गेट पर, मेन गेट पर किसी ने अपना पेटीकोट डाल रखा है, किसी ने बनियान डाल रखी है, किसी ने चादर टांग रखा है, और उसमें अजीब सी स्मेल आ रही है। मन एकदम खराब हो गया। अंदर जैसे एंटर किए तो अजीब सी स्मेल आ रही है। अंदर गए तो रिसेप्शन नहीं है, जैसे तैसे पता चला कि 2nd फ्लोर पे है, जाना पड़ेगा। लिफ्ट के पास गए तो लिफ्ट लगी तो है लेकिन चलती नहीं। लोगों ने पान और गुटखा खा के लिफ्ट खराब कर दिया, दोनों कोना उसका। जैसे तैसे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए तो जहां जहां जो स्टेयर से मूव कर रहे हैं वहां पर लोगों ने पान गुटखा खा के खराब कर रखा है। ऊपर गए तो देखा कि भाई साहब एक कमरा है और उस कमरे में जहां 20 लोगों को सोना चाहिए उसमें 40 लोग लेटे पड़े हैं। एक आदमी ऐसे टंगा रहा है, एक आदमी ऐसे टंगा रहा है, और उसके बाद ऐसी स्मेल आ रही है अंदर से
ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट रुक गया तो मैं भी बगल वाले बेड पर एडमिट हो जाऊंगा। आपने कहा कि भैया चाचा बाद में आऊँगा, मैं मिलूंगा, जल्दी जल्दी करके वहाँ से भागे और घर आके डिटॉल साबुन से रगड़ रगड़ के नहाया आपने। मतलब अपने यहाँ के हॉस्पिटल्स जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर प्रोसेस है, डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है डेवलपमेंट। आज भी हॉस्पिटल्स की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। आपको मालूम है, जानकर बहुत बेहद हैरानी होगी कि हमारे देश में 1100 आदमी पर एक बेड है। अगर 1100 लोग एडमिट हो जाए तो उनमें से एक को बेड मिलेगा, 1099 लोगों को जमीन पर सोना पड़ेगा। और ये कभी स्थिति देखनी हो तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके देख लो कि कितनी दुर्दशा है, कैसे लोग एडमिट है, नीचे सो पड़े हैं, बेंच पर सुला के उनको सलाइन चढ़ा रहा है। इतनी साफ सफाई की तो पहले से ठीक हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ही भयानक स्थिति है। ठीक है, ये तो बात हो गई हॉस्पिटल की भाई साहब। ठीक है, हॉस्पिटल देख लिए कंपेयर करके। अब बात करते हैं हम लोग स्कूल्स की। स्कूल, अमेरिका के जो स्कूल्स हैं भाई साहब एकदम हाई फाई, प्रॉपर चारों तरफ से ग्रीनरी है, बाउंड्रीज है, साफ सफाई, कोई फैक्ट्री अगल बगल नहीं है, रोड भी प्रॉपर। बच्चा बस में आया, एसी बस में, क्यू में उतरा और प्रॉपर अपने टाइम से गया अंदर क्लासरूम में। एक चेयर, एक टेबल, आईपॉड रखा हुआ है बैठने के लिए, प्रॉपर डिजिटल क्लासरूम है और पीने के लिए प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, चारों तरफ ग्रीनरी, साफ सुथरा एकदम, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले बच्चे को और क्लासरूम बिल्कुल साफ सुथरा एकदम हाई फाई बढ़िया एकदम क्लासरूम, टीचर भी एकदम वेल, सब कुछ, खाने पीने लंच का भी बेहतर है सब कुछ। फिर शाम को बच्चा अपनी छुट्टी हुई और छुट्टी के साथ फिर क्यू में गया, बस में बैठा, जब आया तब भी उसके फादर को मैसेज मिला कि आपका बच्चा स्कूल में आ चुका है, और जब घर पहुंचा तब भी मैसेज आ गया कि आपका बच्चा सही सलामत सेफली घर पे पहुंच गया है। ये तो वहाँ के अमेरिका के स्कूल से जो प्रॉपर बड़ी सी बाउंड्री, साफ सफाई, क्लीन एवरीथिंग, सब कुछ प्रॉपर मैनेज है। आइए इंडिया की बात करते हैं। अपने यहाँ के जो स्कूल्स हैं गांव में, जो सरकारी स्कूल, पहले तो स्कूल जाते हैं तो एंट्री किधर से पता ही नहीं, चारों तरफ से खुला हुआ है भाई। उसमें भी रस टाइम में बच्चे क्या करते हैं कि खिड़की के किनारे बैठ के रॉड पर एक्सरसाइज करते हैं, रॉड तोड़ देते हैं और सोचते हैं कौन से गेट से उधर जाएगा, सीधे खिड़की से ही क्लासरूम में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये हो गई एंट्री। उसके बाद क्लासरूम में जहाँ कैपेसिटी है 40 बच्चों की बैठने की, उसमें बैठे हैं 70 बच्चे, और उसमें भी देखिएगा टेबल है 4 लोगों के लिए प्रॉपर बैठने की, तो 4 के टेबल पर 6 बैठे हैं, आधा करके, आधा पोर्शन बैठा है, आधा है, और लिखते कैसे, दूसरे की पीठ पे रख के ऐसे लिख रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे पंखा लगा हुआ है लेकिन आज तक चला नहीं, तो टीचर नहीं आता तो बच्चे डंडे से घुमाते रहते हैं। उसके बाद टीचर नहीं आता तो और भी उधर कुछ प्रोग्राम कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, तो बेंच वैसे ही कम है, उसके बाद चाकू या पेन से काटने लगते हैं और उसी पर पेन से काट काट के लिख देते हैं, दिल का चित्र बना के, फलाना की फलानी। उस पे बेंच पे, कोई भी बेंच आपको खाली नहीं मिलेगा, इस पर जरूर कुछ न कुछ कोटेशन लिखा होता है बढ़िया बढ़िया, तो आप देखेंगे ये लिख देंगे। उसके बाद भाई क्लास में तो आप जानते ही पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। उसके बाद जब छुट्टी होती है भाई साहब, शाम को घंटी बज गई छुट्टी की, तो क्यू में नहीं निकलेंगे, सब एक साथ निकलते हैं भाई साहब, एकदम जोर लगा के, मतलब कंपटीशन होता है कि कौन है माइका लाल जो सबसे पहले निकलेगा क्लासरूम से, एकदम जोर पकड़ के एक दूसरे पर कूद फांद के निकलते हैं। और निकलने के बाद आप देखेंगे बाहर निकला, शर्ट खोला, हाथ में लिया अपना बस्ता और ऐसे शर्ट नचाते हुए भागा है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली मिली उसी पर लोड हुआ और खेत खलियान में नाचते नाचते आधा नग्न तो घर पहुंचते पहुंचते हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि अपने यहाँ के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी दशा और दिशा क्या है, ये आपको अच्छी तरह, ये मैंने अमेरिका के सरकारी स्कूल्स की बात बताई, प्राइवेट की नहीं। सरकारी स्कूल वहां पर इतने प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और सिविलाइज्ड हैं, और एक अपने यहाँ के सरकारी स्कूल्स हैं उनकी दशा और दिशा आपने देखी। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई साहब स्कूल की। अब आइए हम बात करते हैं रोड्स की। अमेरिका के रोड्स आपने फिल्मों में देखा होगा, स्विट्जरलैंड जो डेवलप कंट्रीज है भाई साहब 6 लेन्स के रोड है, वहाँ पर स्पीड लिमिट होती है 120 से 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब किसी को अगर 200 किलोमीटर जाना है तो आराम से 1.5 घंटे में घर से जाता है और शाम को जॉब करके आ जाता है।
अगर अपने यहाँ किसी को 200 किलोमीटर जॉब करने जाना हो तो कान पकड़ लेता है। एक दिन चला भी गया तो कहता मैं नहीं जाऊँगा भाई, अगले दिन वापस आऊँगा, इसका पता नहीं है, मैं वही रूम लेके रह लूँगा, घर नहीं आऊँगा। वहाँ पर लोग इजिली आप देखेंगे आते और जाते हैं, प्रॉपर 120 से 150 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। वहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद कोई बचता नहीं है, लेकिन मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ लोग ड्राइव करते हैं, तो एक्सीडेंट्स भी उसी के रेशियो में होते हैं। वहाँ पर एक भी सड़क आपको कहीं टूटी फूटी नहीं मिलेगी, मतलब दूर आपने एक सुई भी फेंक दिया तो वो भी दिखती होगी, प्रॉपर एकदम कहीं भी टूटी फूटी रोड, एकदम क्लीन, एकदम वीआईपी रोड्स है वहाँ के, और वो भी चौड़ी सी 6 लेन की। ये तो है अमेरिका की। अब आते हैं अपने इंडिया में। अपने इंडिया में क्या है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं है भाई साहब। अपने की स्पीड लिमिट है हाईवे पर 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर 90 से ज़्यादा चलाया तो गारंटी नहीं है कि बचिएगा कि जिंदा रहिएगा। और उसमें भी हाईवे पर चलाते हैं तो आप देखेंगे कहीं आगे से गाय आ गई, कहीं कुत्ता आ गया, कहीं बिल्ली आ गई, कहीं बगल में कोई दूसरा आदमी टपक गया रोड पर और आप ही का काम तमाम हो गया, पता नहीं है भाई साहब। अब कहाँ कौन आ जाएगा आप निकल लेंगे, पता नहीं। तो ये है अपने यहाँ के रोड की दशा, कि हाईवे की ये दशा है तो दूसरे रोड्स की तो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और हर 10 कदम के बाद आपको बैरियर, गांव वाले हाईवे पर बैरियर बना देते हैं, लो चला लो बैरियर, चलाओ और चलाओ, गाय भैंस बकरी सब बांध देंगे वहीं पर, लो चला लो, उसके आप कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ बोलेंगे हाईवे पर तो और लड़ने के लिए और तैयार हो जाते हैं, वहीं पर कुटाई कर देंगे आपका। अब वहाँ पर सब पुलिस होती है हर हाईवे पर, हर 10 किलोमीटर पर किसी ने कुछ अगर ऑब्स्टिकल किए तो उनकी कुटाई हो जाती है। एकदम हाईवे क्लियर होना चाहिए ताकि लोग अपनी स्पीड में जाए, और दोनों तरफ से बंद है। अपने यहाँ तो सरकार बंद करती है तो लोग काट कूट के क्लियर कर लेते हैं कि आराम से हम घुसेंगे खेत से सीधे रोड पर ही चढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये है वहाँ के रोड्स की बात। तो आप देखेंगे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर 100% कंप्लीट है और अपने यहाँ इनकम्प्लीट है, अधूरी है, पूरी नहीं है जो भी। तो अगर किसी भी कंट्री में 100% इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डैम, फ्लाईओवर सब कुछ प्रॉपर है, इसका मतलब 100% इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जिस देश में ये सब सारी चीजें नहीं है वो अधूरी है, इनकम्प्लीट है और वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की। दूसरा है पर कैपिटा इनकम। भाई साहब वहां पर एक आदमी की पैकेज होती है 50 लाख 60 लाख की फॉरेन में, एक आदमी के पर कैपिटा 2 से 5 लाख रुपए एनुअल एवरेज होती है, ठीक है। अब आप देखेंगे जब इतनी सैलरी होगी तो बेहतर लाइफ जिएंगे। और अपने यहाँ अगर किसी की 20 लाख के पैकेज पर लग गया अगर नौकरी तो कहता आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को। कोई मिलने आता है तो कहता है अपॉइंटमेंट लेके मिलने ना, अगर आदमी नहीं, एकदम ऐसे टर्न के चलता है, कहता है सब आ गया। वहां पर करोड़ों का पैकेज है, नॉर्मल रहते हैं। तो जिस देश में पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे 10 से 20 लाख 30 लाख के एबव हो वो डेवलप कंट्रीज है, और जहां 40 से 50 हजार 40 हजार मैक्सिमम है ये, जहां 10,000 से शुरू होता है उस देश को बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। क्लियर? आइए उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। भाई जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है एक व्यक्ति के जीवित रहने की आयु। अगर फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे तो 70 ईयर्स है, 70 ईयर्स वहां के लोगों की एवं मतलब 70 साल से ज्यादा, और अपने यहाँ 60 साल तक। क्यों भाई? अपने यहाँ तो 60 तो बहुत ज्यादा है, 50 के बाद पासपोर्ट रेडी है, 60 में बस कब वीजा आएगा और निकल लिए कह जाते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों पता नहीं है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो भोजन है ये पेट भर और भरपेट वाला हिसाब किताब, मतलब हम लोग खाते हैं ठूस भोजनम और चाप निंद्रम, जो मिला उसको पूरा लोड कर लिए और टाइट होकर सो जाते हैं। न्यूट्रिशन फूड से मतलब नहीं है, न्यूट्रिशन फूड लेंगे तब तो बॉडी को विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल थिंग्स जो दूसरे न्यूट्रिशन से वो मिलेंगे और लाइफ चलेगी। यहाँ तो न्यूट्रिशन का कोई मतलब ही नहीं, जो मिला उसको लोड कर लो, काम खत्म। तो उससे लोड करने से पेट तो भर गया भाई साहब, लेकिन बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिला, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वक्त से पहले निकल देंगे। आप देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ,
आपने सलमान खान को देखा है? देखा है सलमान खान को? बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए, देखा है सलमान खान को? बिल्कुल। आपको मालूम है सलमान खान की उम्र कितनी है? 55 से ऊपर है ना? है ना ऊपर 55 से? अब मुझे बताओ तुम्हारे पापा की उम्र कितनी है? तुम्हारे पापा की उम्र भी इसी के आसपास होगी। अरे 52 साल, ठीक है 52। सलमान खान से छोटे हैं ना पापा? पापा सलमान खान से छोटे हैं ना? हाँ। अब तुम एक तरफ सलमान खान को और एक तरफ पापा को खड़ा करो, देखो तो उसमें कौन यंग दिख रहा है? कौन दिखेगा? पापा की सलमान खान। हाँ आ गए ना लाइन पे। सौरभ कह रहे हैं, गणेश कह रहे हैं पापा, मतलब दिल फेंक आशी के एकदम पापा से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अरे मेरे लाल ईमानदारी से बोलोगे तो सलमान खान। क्यों? क्योंकि सलमान खान के पास पैसा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिनिस्ट है, डाइटिशियंस है, बता रहे हैं कब क्या क्या लेना है, और एकदम खा के आज भी देखिए उम्र 55 का और दिल बचपन का, आज भी आराम से चिल। सनी देओल को देख लीजिए 60-62 साल का, अनिल कपूर को देख लीजिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ आज भी 60 साल के हो गए हैं, लेकिन लगते हैं कि आराम से 35 और 40 साल के हैं। और एक हम लोग दूसरे की छोड़ो, मुझे ही देख लो, देखो मुझे, देखो उम्र कितनी कम थी लेकिन आज मैं कैसा लग रहा हूं। सिर्फ न्यूट्रिशन के अभाव में टूट गया हूं, मैं टूटा हुआ हो गया हूं, न्यूट्रिशन ही नहीं है शरीर में, जिसकी वजह से कम उम्र होने के बाद भी कितना बूढ़ा सा लग रहा हूं मैं। समझ में आ रही बात? तो आप देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर वही दशा है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो पता, देख लो फॉरेनर्स को 60 साल 70 साल के हैं, एकदम इतना एनर्जेटिक, पीछे पूरा अपना बैगेज लेते हैं और पैदल ही घूमते रहते हैं। और हम लोग को कूली और दूसरा एक बंदा चाहिए हमारा सामान ढोने के लिए। उनके पास इतनी एनर्जी और इतनी ताकत होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एवं 70 ईयर्स है, अपने यहाँ 60 साल में ही कह जाते हैं तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल का मतलब जीवन शैली। जीवन शैली उनकी क्या? लग्जरी है भाई साहब, लग्जरी। और हम लोग ट्राई टू फुलफिल बेसिक नीड। कैसे? देखिए ये लोग सुबह जॉब को जाते हैं, शाम को आते हैं, मस्त कपड़ा चेंज किया और गए बाहर, मस्त खूब खाया पिया, चिल किया जब 10-12 बजे तक, और घर आए और आराम से खा पी के सो गए। घर में एसी, टीवी, फ्रिज, जितने भी लेटेस्ट एमिनिटीज होनी चाहिए और फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सब कुछ है। लग्जरी कार, लग्जरी घर, सब कुछ है, एवरीथिंग, अच्छे कपड़े, सब कुछ। उसके अलावा आप देखिएगा कि 20-22 साल के लड़के फॉरेन ट्रिप पे आते हैं अपने यहाँ घूमने, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के, एक डायरी और मैप लेके घूमते रहते हैं। और अगर मैं तुम लोगों से अभी कहूँ कि तुम लोगों में से कौन है जो जिसने पूरी दिल्ली अभी तक देख ली है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी का हाथ खड़ा नहीं होगा कि सर मैंने पूरी दिल्ली देखी है, जितने भी वहाँ के मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेस है वो मैंने सब देख लिया। तुम में से किसी ने नहीं देखा होगा। अब सोचो घर के पास दिल्ली है तो उसको नहीं देख पाए, तो अभी तो पूरी इंडिया बाकी है, फॉरेन तो बहुत दूर की बात है भाई, बहुत दूर की बात। आइए एक बात तो ये, दूसरा आप देखेंगे कि हैंग, आइए अब दूसरी बात, अब देखेंगे कि सुबह वो लोग ब्रेकफास्ट में वही चीज लेते हैं, न्यूट्रिशन वाली चीजें प्रॉपर, मतलब एक गिलास आप देखेंगे जूस है, उसके बाद ब्रेड प्रॉपर, उसमें बटर लगा के और काजू किशमिश भुना हुआ और प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली सारी चीज़ें होती है। फिर आप देखेंगे दोपहर में दाल है 2-3 तरह के, उसके बाद रोटी है, रोटी में भी बटर लगा हुआ, उसके बाद 2-3 तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उसमें सलाद, पापड़, आम का अचार, इमली की चटनी, ये सारी चीज़ें। फिर शाम को देखेंगे, शाम को प्रॉपर भुना हुआ कुछ ड्राई फ्रूट लेते हैं वो लोग, फिर रात को लंच में ये सारी चीजें लेते हैं, ठीक है। और अपन लोग नाश्ता तो कभी करते ही नहीं। गए कभी मन हुआ कि थोड़ा जूस पी ले, जूस पीने गए तो पहले बोला भैया अनार का जूस देना, कितने का है? तो कह रहा है 40 रुपये का। अच्छा 40 रुपये, जेब में हाथ लगाया
तो निकला 20 रुपया। अब 20 रुपये में कैसे पिए, तो मन मार के गए ईंख वाले की दुकान पे, शुगर के भैया कैसे है, 10 रुपये गिलास, 2 गिलास देना। 2 गिलास देता है गन्ने का जूस। वो पीते वक्त महसूस करते हैं कि हम लोग अनार का जूस पी रहे हैं, ठीक है। ये तो जूस पीने की बात है। खाना खाने में आप देखेंगे कि 4 रोटी और थोड़ी सब्जी, और आप देखेंगे उस पर छाछ या दूध ले लिया तो लगता है बाप रे बाप, ये तो बहुत है न्यूट्रिशन ले लिया। और कहीं किसी दिन सलाद खा लिया, उस पर सैलेड, तो लगता है कि आज तो फाड़ दूंगा पूरी दुनिया को, इतना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लिया है भाई। ये हम लोग करते हैं। बिहार यूपी में तो पूरा चावल दाल और सब्जी, उस पर तिलौड़ी पापड़ ले लिया तो लगता है कि आज तो भाई साहब सबसे डिलीशियस और सबसे ज़बरदस्त न्यूट्रिशन वाला फूड लिया है। और 4 रोटी सलाद दाल और सब्जी ले लिए तो उस दिन तो आग ही लगा देंगे भाई वो, ठीक है। ये हो गई, ये अपने यहाँ के न्यूट्रिशन की है, ठीक है। अब देखिए अपने यहाँ क्या होता है, हम लोग सर्वाइव करने के लिए जी रहे। मतलब आप देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने आते हैं, देखेंगे कई बार क्या होता है कि पेस्ट खत्म हो गया। अब पेस्ट खत्म हो गया, मुंह ब्रश कैसे करें भाई, तो क्या करते हैं, पेस्ट का जो कवर है ना उसको कैंची से काट देते हैं और उसमें ब्रश डाल के 2 दिन तो ऐसे ही मुंह धो लेते हैं, काम चल जाता है अपना, ठीक है। उसके बाद शैम्पू क्या करेंगे भाई, तो शैम्पू ले आते हैं क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर या सनसिल्क 2 रुपये वाला पाउच, उससे 4 दिन नहाते हैं। 5वें दिन खत्म हो गए तो उसमें पानी डाल के हिला के और 5वें दिन लगा के काम चला लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं था, साबुन तो कपड़ा धोने वाले साबुन से नहा लिया। मतलब कि ये है कि हम लोग सर्वाइव करने के लिए, मतलब कैसे ट्राई टू फुलफिल बेसिक नीड, किसी भी तरह से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास। कपड़ा फट गया, इधर उधर छुपा के पहन रहे, क्यों, दीपावली और छठ आएगा तो उसमें खरीदेंगे, उसी समय खरीद जाते हैं खरीदने तो दुकान वाले का दिमाग खराब करते हैं, 100 निकालते हैं तो 2 लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो लाइफ स्टाइल है वो है लग्जरी, मतलब विलासितापूर्ण, और हम लोग ट्राई टू फुलफिल बेसिक नीड, ठीक है। आइए एजुकेशन, भाई साहब 99.9% वहां किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है जो किसी सिविलियन को टच कर दे, उसको इतने अपने राइट्स के बारे में पता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और हमारे यहाँ अभी 74% है, 74, और वो भी कौन सी, जो लोग अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं उसको अपने इंडिया में लिटरेट बोलते हैं, साक्षर शिक्षित। इसमें एक्चुअल लिटरेट कितने लोग हैं जिनके अंदर स्किल है और जो अपने सारे राइट समझते हैं, ये आप समझ सकते हैं। जब सिर्फ नाम लिखने और पढ़ने वालों की संख्या इतने % है तो आई बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, बिल्कुल लोकेश मेरीलाल, केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी है। यहां तक समझ में आ गया सबको, आ गया सबको, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। आइए, तो ये डिफरेंस है सर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पे होंगे उसको हम डेवलप्ड बोलते हैं, और ये जहां पे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी 100%, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले समझा दूं। तीसरा एक नया कॉन्सेप्ट आया, PPP। इस ट्रिपल P का मतलब 2 होता है बॉस। एक तो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, और दूसरा होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसके 2 मीनिंग हैं। तो यहां पर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आजकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए पब्लिक जो एंटरप्राइजेज हैं उनके साथ टाई अप करके और डेवलपमेंट के काम कर रही है, जैसे रोड, स्कूल, कॉलेज, डैम, फ्लाईओवर्स और जितने डेवलपमेंट्स के काम हैं उसमें ज्वाइंट वेंचर, मतलब प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहां पर है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता,
मतलब किसी भी देश के लोगों की खरीदने की क्षमता का मतलब क्या होता है। तो पहले अपन लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कि भारत एक विकासशील देश है। लेकिन आप देखेंगे 2017 के बाद वर्ल्ड बैंक ने भारत को इस विकासशील देशों की श्रेणी से निकालकर, मतलब अपन जो डेवलपिंग कंट्रीज की सीरीज में थे वहां से निकाल के अपन लोगों को शामिल कर दिया है उन्होंने लोअर मिडिल इनकम, निम्न मध्यम वर्गीय आय वाले देशों में। ठीक है, इंडिया इस समय इस कैटेगरी में है। ये आपने एसएससी जेईएन में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया अभी किस कैटेगरी में है, किस इनकम ग्रुप में है, और ये जो इनकम ग्रुप इंडिया को दिया गया है वो किसके आधार पर दिया गया है। तो ये दिया गया है सर परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। अब इसका मतलब क्या है क्रय शक्ति क्षमता का, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि अपन लोअर मिडिल इनकम में है या कोई अपर मिडिल इनकम में है। तो चलो एक एग्जांपल बताता हूं। लोकेश कहां से हो तुम, कौन सी जगह से हो लोकेश, जगह का नाम बताओ, सिटी तुम्हारे आसपास जो फरीदाबाद। अब मान लो तुम फरीदाबाद में हो, अपने घर से बाहर निकले और तुम्हारा मन है कि मैं 15,000 रुपए का एक जींस खरीदूंगा आज। अभी तुम निकले अपने घर से, क्या तुम पूरा फरीदाबाद ढूंढोगे तो तुमको 15,000 रुपए की जींस मिलेगी क्या वहां पर, हाँ या ना, मिलेगी कि नहीं। अच्छा 15,000 रुपए का जींस मिल जाएगा, उल्लू बना रहे हो, कौन रखता है 15,000 का जींस। मैक्सिमम जींस मिलेगा तो तुमको 5,000 या 7,000 का, 15,000 का कोई भी जींस नहीं मिलेगा यहाँ पर तुमको, कोई भी जींस नहीं होगा। शोरूम में भी भाई, अरे भाई मॉल में भी नहीं मिलेगा। कौन सी कंपनी, ब्रांड का नाम बताओ ना मुझे। 5,000 से 7,000 बहुत होता है ब्रांड जींस के लिए, एक से एक। पेपे का भी 15,000 का तो नहीं होगा, पेपे का भी आप देखेंगे 5,000 से 7,000 मैक्सिमम है। ये 15,000 का जींस तो नहीं मिलेगा कहीं भी, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है 15,000 का। लेकिन आप अगर अपने घर से निकलेंगे और आपको 1,000 से 1,500 रुपए की जींस खरीदनी है, गली के कॉर्नर से लेके और लास्ट तक हर दुकान में तुमको 1,000 से 1,500 का जींस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे खरीदने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हर दुकान में इस रेंज की आपको जींस मिल जाएगी। एग्जाम्पल बताए, एक और एग्जाम्पल सुन लो। मान अभी कभी आपने पेपर में ये सुना है क्या, सुना है आपने पेपर में या न्यूज में कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में BMW या मर्सिडीज बेंज की बिक्री ने, सेल्स ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। कहीं सुना है क्या आपने, किसी न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे या किसी सर्वेयर के थ्रू आपने सुना है क्या कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मर्सिडीज बेंज या BMW ने सेल्स में रिकॉर्ड दर्ज किया है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये महंगी कारें हैं, इनके खरीदने वालों की संख्या सीमित है। लेकिन ये जरूर सुना होगा कि मारुति स्विफ्ट या आप देखेंगे मारुति स्विफ्ट या अल्टो या क्विड ने पिछले साल बिक्री में रिकॉर्ड दर्ज किया। क्यों भाई? तो क्योंकि ये लोअर मिडिल इनकम लोगों की रेंज में है। हम जितनी इनकम अर्न करते हैं उसमें अपन अल्टो या स्विफ्ट ही ले सकते हैं, BMW और मर्सिडीज नहीं। कि मैक्सिमम जो 70% लोग हैं वो इस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसीलिए अपने यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि सस्ता होता है और अट्रैक्टिव होता है, तो हम सबसे पहले उन्हीं चीजों पर टूटते हैं। तो जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी है, इनकम कैपेसिटी है, उसके आधार पर वर्ल्ड बैंक ने अपन लोगों को लोअर मिडिल इनकम की ग्रुप में शामिल किया है। मतलब निम्न मध्यम वर्गीय आय की श्रेणी में हम लोग आते हैं। किससे? तो किस आधार पर? परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। नैनो तो बंद हो गई आशीष, क्लियर? अच्छा सब में बैठे हो गणेश, ठीक है, अब टेस्ला में चढ़ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको?
यहां समझ में आ गया सबको? ये पीपीपी समझ में आया कि नहीं सबको? अरे हाँ या ना, या क्या लिखते रहते हो तुम लोग हैं कमेंट्स में? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से जो इधर उधर की बातें हैं इसका विशेष ध्यान रहेगा आप लोगों को, ठीक है? मैंने अभी क्या कहा, ये 2 घंटे दे दे मुझे कालिया, मतलब ये 2 घंटा सिर्फ मेरा है। इस 2 घंटे में ना इधर की बात ना उधर की बात, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें होनी चाहिए, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला बॉस एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड, और दूसरा होता है ओपन इकोनॉमी। हिंदी में बोलते हैं इसको खुली अर्थव्यवस्था, और इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। ओपन का मतलब टैरिफ ड्यूटी ऑन लोअर रेट, टैरिफ शुल्क कम स्तर पर, डंपिंग ड्यूटी ऑन लोअर रेट, डंपिंग शुल्क कम स्तर पर, ठीक है? उसके बाद फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड निःशुल्क, फ्री ट्रेड नहीं, नो रेस्ट्रिक्शंस, नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदी नहीं, ठीक है? ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, खुला बाजार, ठीक है? अच्छा, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब टैरिफ ड्यूटी ऑन हायर रेट, टैरिफ शुल्क उच्च स्तर पर। दूसरा डंपिंग ड्यूटी ऑन हायर रेट, डंपिंग शुल्क उच्च स्तर पर। उसके बाद गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, सरकारी पाबंदियां, ठीक है? उसके बाद क्लोज मार्केट, बाजार बंद, मतलब सबके लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए खुली हुई है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी।
पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? थर्ड डन, फोर्थ, फाइव, सिक्स, चलिए आइए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्लोज के बारे में, फिर मैं आगे कल बताऊंगा आपको। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी को क्लोज ही रखेंगे, ओपन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो भारत में ट्रेड करने आई थी, बट ट्रेड करते करते धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करा और फिर स्लेव बना दिया अपन को। तो हम लोग कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। अपन पहले से ही डरे हुए थे कि ऐसे ही जो ट्रेडिंग कंपनियां भारत ट्रेड करने आई और धीरे धीरे उन्होंने स्लेव बना लिया। तो अगर हमने दोबारा से अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो फिर से कोई दूसरी कंपनी आए और हमें पॉलिटिकली स्लेव बना ले या इकोनॉमिकली स्लेव बना ले, ऐसा हो सकता है। तो हमने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया। अब इकोनॉमी कोई घर तो है नहीं कि आप उसको बंद कर देंगे, तो हम कैसे क्लोज करते हैं जी इकोनॉमी को? तो इकोनॉमी को क्लोज करने के कुछ तरीके हैं जिसको हमने 1947 में किया। क्या किया जी? डंपिंग ड्यूटी ऑन हाई रेट, डंपिंग शुल्क को हमने हाई रेट पर कर दिया। ये क्या होता है डंपिंग शुल्क? तो जब भी कोई देश किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने के बदले उसको एक अमाउंट पे करना पड़ता है एज ए टैक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो डंपिंग ड्यूटी हमने क्या किया? बढ़ा दिया। तो ना ही कोई वो पे कर पाएगा और ना ही कोई इन्वेस्ट कर पाएगा। दूसरा, टैरिफ ड्यूटी ऑन हाई रेट, टैरिफ ड्यूटी को हमने हाई कर दिया। इसका मतलब क्या है? तो जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है तो वो कोई भी सामान बेचता है तो उसके बदले उसको एक टैरिफ अमाउंट, एक टैक्स देना पड़ता है एज ए टैरिफ, उसको हमने हाई कर दिया। तो जैसे मान लीजिए वो अभी 5% पे करता है, हमने उसको 10% या 15% कर दिया, तो कोई भी आप देखेंगे हमारे यहाँ नहीं बेचेगा। जैसे अभी हार्ले डेविडसन पे आप देखेंगे आप अपने देश ने बंद किया तो उसका इंपोर्ट बंद हो गया। और भी कई सारी विदेशी चीजें जैसे चाइनीज गुड्स हैं उस पर हमने टैरिफ ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे हमारे देश में अब वो चीजें कम आ रही है। तो कोई भी देश टैरिफ ड्यूटी बढ़ाता है तो उससे जो इंपोर्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हमने टैरिफ ड्यूटी को हाई कर दिया। उसके बाद कई तरह के गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जैसे लाइसेंस सिस्टम इंपोज कर दिया कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए मल्टी विंडोज बना दिए, उनके अलग अलग ऑप्शंस बना दिए ताकि उनको और स्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई लाइसेंस ले ही नहीं पाएगा और ना ही आपके देश में इन्वेस्ट कर पाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इन पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये क्लोज जो है ये चलता रहा और फाइनली 1991 में इस क्लोज इकोनॉमी को ओपन किया राव मनमोहन मॉडल के थ्रू। बताओ उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो इन दोनों की जोड़ी ने इस क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन किया। कैसे किया ये अपन कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।